नमस्कार दोस्तों, मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आपका अभिषेक गुरु, करते हैं आज की क्लास शुरू। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे कोशिका के आगे का पोर्शन। कल हम लोगों ने कोशिका के बारे में जाना कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका खोज किसने की, कोशिका के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। बाद में कोशिका विश्व में बड़ी और मानव शरीर में कौन सी कोशिका बड़ी है, कौन सी छोटी है और कौन सी कोशिकाएं ज़्यादा रीजनरेशन होती हैं। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका। आशा करते हैं आप लोग नोट्स बना रहे होंगे अच्छे तरीके से, तो बनाते रहिए और उसको रिवीजन करते रहिए जो क्लास में पढ़ाया गया था। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका। दोस्तों पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि हम रिवीजन करते रहें चीज़ों को, क्योंकि अगर रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। भले ही हम क्लास एक कम करें, लेकिन जितना करें उसको अच्छे से करें। तो इसीलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अगर हम बात करते हैं पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की, तो उसकी कुछ टर्म्स हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, मान लीजिए कोशिका है, ये कोशिका है और हम लोगों ने केंद्रक की कल बात आई थी, केंद्रक, तो यहाँ पे केंद्रक हो जाता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया इसका। और इसके बाद इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे गोल्जी काय होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल हो गया, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ईडी। और इसमें अगर और देखें हम क्या होता है, तो इसमें सेंट्रोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये किसी भी कोशिका के मुख्य पार्ट होते हैं। जो सबसे मुख्य होता है वो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस। और अगर बात करें हम, ये हो गई हमारी जंतु कोशिका। और अगर हम बात कर लें, ये जो है ये होती है कोशिका झिल्ली। ये हो गई हमारी कोशिका झिल्ली। ये तो हो गई हमारी जंतु कोशिका। अब कई बार क्वेश्चन आता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक मुख्य अंतर। तो अगर हम बात करें पादप कोशिका और जंतु कोशिका का जो मुख्य अंतर होता है वो ये है। अब कहेंगे सर ये कौन सा अंतर हो गया, एक आपने गोलाई तो खींच दिया। ये हो गई हमारी कोशिका भित्ति। कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है या किसमें उपस्थित होती है। तो आगे से आपसे कोई पूछे कि कोशिका भित्ति किसमें उपस्थित होती है, तो हम कहेंगे पादप कोशिका में। प्लांट सेल। और अगर हम बात करें पादप कोश मतलब कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है, तो हमारी हो जाती है जंतु कोशिका में। तो अगर इसकी हम बात करते हैं कोशिका भित्ति, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कोशिका भित्ति, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कोशिका भित्ति। ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, अभी सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया सेंट्रोसोम, ये हो गया हमारा रेटिकुलम, ये हो गया वैक्यूल, ये हो गया हमारा लाइसोसोम और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। तो दोस्तों ये हमारे किसी भी कोशिका के मुख्य पार्ट होते हैं। और ये है हमारी कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में होती है, और ये हमारी कोशिका झिल्ली। तो आप एक बार नोट कर लीजिए और एक बार अच्छे से बना लीजिए, जिससे आप अपने समझने के हिसाब से इसको बना लीजिए और इसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पूरा देखा कि क्या क्या होता है एक सेल के अंदर। तो अब उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोशिका भित्ति। तो अभी आपने पढ़ा जैसे
कि कोशिका भित्ति किसमें उपस्थित होती है, किसमें अनुपस्थित होती है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ये इसका पहला पॉइंट, जंतुओं में अनुपस्थित। अगर जंतुओं में अनुपस्थित है तो पादपों में उपस्थित होती है। यह क्वेश्चन, यही सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसमें अंतर होता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंतर है। अगर हम बात करें ये इसका कार्य क्या होता है, तो ये जो हमारी बाहरी परत होती है, ये कोशिका की बाहरी परत होती है, और ये हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है, हमारी कोशिका झिल्ली होती है, उसकी एकदम सिक्योरिटी गार्ड की तरह होती है, मतलब उसकी सुरक्षा करती है। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करती है। और अगर हम बात करें कि ये बनी किस चीज की होती है, तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये सेल्यूलोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होती है। जंतुओं में अनुपस्थित होती है, पादपों में उपस्थित होती है, बाहरी परत होती है ये हमारी कोशिका झिल्ली की जो सुरक्षा करती है, और सेल्यूलोज की बनी होती है। जो सेल्यूलोज होता है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपने कोशिका भित्ति के बारे में अच्छे से पढ़ लिया और उसको नोट भी कर लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें कोशिका की भित्ति के बाद जो आती है हमारी इंपॉर्टेंट चीज, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, तो आप लोग को तो अच्छे से पता चल गया होगा कि कोशिका झिल्ली की रक्षा कौन करती है। तो कोशिका झिल्ली की जो रक्षा है वो हमारी करती है कोशिका भित्ति। तो अब ये देख लेते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या किसमें होती है, किसमें नहीं। तो ये हमारी जंतुओं और पादपों, ये दोनों में उपस्थित होती है। लेकिन ये जो है वायरस यानी विषाणु में अनुपस्थित होती है। विषाणुओं में यानी वायरसेस में अनुपस्थित होती है। जंतुओं और पादपों में उपस्थित होती है और विषाणुओं यानी वायरसेस में अनुपस्थित होती है। अगर इसका मेन कार्य देखें कि इसका मेन कार्य क्या होता है, तो किसी भी चीज का आदान और प्रदान का कार्य करती है हमारी कोशिका झिल्ली। अगर इसके बाद हम बात करें कि इसके बाद अगर थर्ड पॉइंट देखें तो बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों आशा करते हैं आपने ऊपर का अपनी नोटबुक में उतार लिया होगा, तो ऊपर ही करके लिख देते हैं जिससे आपको दिक्कत न हो नीचे उतारने में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? इन सब में सबसे ज्यादा इनके उपनाम होते हैं कि इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल यानी सेल मतलब कोशिका का ऊर्जा घर। अब इसका और महत्वपूर्ण एक पॉइंट आता है कि इसको नाम किसने दिया, तो ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने इसको नाम दिया था। तो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है। चौथा आता है हमारा गोल्जी काय।
गोल्जी अपरेटस की बात कर लेते हैं, तो इसकी खोज जो है 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी जी ने की थी। अब इसे तो आप आसानी से याद कर सकेंगे, या अगर आपको नहीं भी याद है तो अब आप ये क्लास कर रहे हैं तो आसानी से जब देखेंगे गोल्जी काय तो आसानी से रिलेट कर पाएंगे और देख पाएंगे कि इसकी खोज गोल्जी काय ने की थी। और इसे अगर हम देखें कि जैसे इसको कहते हैं कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया का, तो इसे हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर। ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है। तो आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप अच्छे से बनाइएगा। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, मतलब कोशिका का ऊर्जा घर। इसको आल्टमैन ने इसका नाम दिया। उसके बाद अगर हम देखें गोल्जी का तो 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की और इसे ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट देखें तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रिक्तिका की। रिक्तिका यानी वैक्यूल, ये वाटर स्टोरेज का काम करता है। जैसे आपकी छत पे टंकी लगी होती है, वो पानी को स्टोर करती है, वैसे हमारी सेल में वाटर स्टोरेज का काम करता है। वाटर स्टोरेज यानी जल संग्रह, जल संग्रह का कार्य करता है। और ये 65% तक जल संग्रह करती है, 65% तक। अगर इसके बाद हम बात करें छठे नंबर पे, तो हम बात करते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य दोस्तों आपको बताना चाहेंगे क्योंकि इसकी जो कह सकते हैं हिंदी होती है वो थोड़ा हार्ड होती है, इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि इसे इंग्लिश में पढ़ने की ज्यादा कोशिश करिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इसकी बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो ये इस प्रकार की एक संरचना होती है, चप्पल के आकार की। एक ये दो टाइप का होता है एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको दिख रहा होगा ये फिगर आपके सोल के आकार की होती है। जो एक टाइप होता है SER, एक होता है RER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर हम ये बात करें कि ये खुरदरा वाला भाग हो गया हमारा और ये हो गया स्मूथ वाला, तो ये जो स्मूथ वाला होता है इसका कार्य होता है वसा बनाने का, वसा बनाने का काम करता है। तो जैसे हमने देख लिया कि रिक्तिका ये वाटर स्टोरेज का काम करता है, जल संग्रह का। हमारी मतलब इसको हम पानी की टंकी मान सकते हैं अपनी कोशिका की, और ये 65% तक स्टोर करता है। उसके बाद अगर हम बात करें अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप का होता है SER और RER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है वसा बनाने का। तो आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोशिका के और कौन से भाग हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें तो आता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम अगर हम इसका देखें कि इसका क्या कार्य होता है, पहले इनके देखते हैं कि खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता, इनके खोजकर्ता जो है वैज्ञानिक है पैलार्ड, उन्होंने इसको खोजा था राइबोसोम को। और इसके बाद हम अगर बात करें
कि ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। यही जो है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनील होता है। और ये प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है प्रोटीन सिंथेसिस द्वारा। प्रोटीन का निर्माण इसका मुख्य कार्य होता है, प्रोटीन का निर्माण। इसके बाद आता है लाइसोसोम। अगर हम देखें लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो खोजकर्ता डी डूबे। ये जो हमारे दुबे होते हैं वो नहीं है, ये डी डूबे जी हैं जो हमारे खोज करते हैं, डी डूबे। और इसे हम बहुत ही, इसका फेमस नाम है सुसाइडल बैग। इसे सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली, कोशिका का एटम बॉम्ब भी जिसे कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा राइबोसोम, जिसके खोज करता थे पैलार्ड, और जो प्रोटीन का निर्माण करता है प्रोटीन सिंथेसिस द्वारा। उसके बाद आता है लाइसोसोम, जिसकी खोज करता थे डी डूबे, जिसको सुसाइडल बैग या कोशिका का एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। अब इसका देख लेते हैं पहले खोजकर्ता कौन है। इसके जो खोज करता है वो बोबेरी है। और अब इसका कार्य जो है मुख्य रूप से क्या कार्य होता है, इसका मुख्य रूप से कार्य होता है कोशिका विभाजन का, यानी सेल डिवीजन। आप लोग इसको तो पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है, सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है। तो आप लोग तो, हमें उम्मीद है कि आसानी से बता पाएंगे कि ये सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता होगा। और आप लोग आसानी से बता पाएंगे कि सबसे कम किसमें पाया जाता है। चलिए बारी बारी से बताइए आप लोग कि किसमें क्या पाया जाता है। तो आप लोग को आसानी से पता है कि सबसे ज्यादा, हमने बताया था आपको कि यकृत में, लीवर में हमारी सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होती है, यकृत यानी लीवर में, और न्यूरॉन में सबसे कम। यहाँ पे आपको बताई थी हमने हेलमेट पहनने वाली बात, तो इसलिए न्यूरॉन में सबसे कम पाया जाता है। और तारका जो सेंट्रोसोम होता है वो हमारी यकृत में सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का भाग जो है और सबसे जरूरी जो भाग है उसको पढ़ लेते हैं, केंद्रक। अब आप कहेंगे सर जो सबसे जरूरी चीज थी आप सबसे लास्ट में पढ़ा रहे हैं, तो वो कोशिका का प्रधान होता है, मतलब कोशिका के लिए सबसे जरूरी होता है, मतलब सबसे बुजुर्ग भी मान सकते हैं हम इसको, तो इसलिए कह सकते हैं केंद्रक। इसीलिए आपको लास्ट में पढ़ाया जा रहा है, आपको उनकी एज के हिसाब से पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस। अब इसका लास्ट पार्ट हम न्यूक्लियस पढ़ लेते हैं कि ये हमारी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसको कोशिका का प्रधान भी बोलते हैं। जैसे आपके गांव के प्रधान होते हैं, वैसे यह कोशिका का प्रधान होता है। आपके प्रधान कार्य करें या ना करें तब भी आपका गांव शहर चल जाता है, लेकिन इसका कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ये उन प्रधानों की तरह बिना कार्य किए हुए इसका काम नहीं चल सकता। तो इसलिए यह कोशिका को नियंत्रण करता है, कोशिका नियंत्रक होता है। और आपने इनके खोजकर्ता का नाम तो पढ़ ही लिया था, रॉबर्ट ब्राउन।
रॉबर्ट ब्राउन। तो ये थे हमारे कोशिका के कुछ मुख्य भाग जिनको आपके साथ आज हमने डिस्कस किया। उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएं, उनके उपनाम आपने पढ़े, जिसमें लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक, ऐसी कोशिका भित्ति और इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा। तो आज के सेशन में इतना ही था हमारी तरफ से कोशिका के बारे में। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बहुत मज़ा आया होगा। इसलिए आप हमारे मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल को लाइक करेंगे। अगर आपको पसंद आई क्लास तब नहीं, आपके लिए डिसलाइक बटन भी ओपन है, उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमें आशा है कि आप उसे नहीं, इसी को टिक करेंगे और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बाकी आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे से अपने नोट्स को रिवीजन करेंगे, अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे और आने वाली परीक्षाओं में जी तोड़ मेहनत करके अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।